नमस्कार साथियों, हमने अपने पिछले व्याख्यान में स्वातंत्र्योत्तर युग में विशेष रूप से 1950 से लेकर 1970 तक जो आत्मकथा लेखन हुआ उस पर चर्चा की। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 1970 से 1980 के दशक में जो आत्मकथा लिखी गई उन पर बात करते हैं। इस काल विशेष में महत्वपूर्ण नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा का, जो ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। वह समय जब मुंशी प्रेमचंद सामाजिक उपन्यासकार के रूप में सामाजिक समस्याओं को लेकर के प्रस्तुत हुए, तो उस समय उस धारा को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ते हुए इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जिसमें मृगनयनी उपन्यास लिखा, गढ़कुंडार और झांसी की रानी पर उपन्यास लिखा। तो इतिहास के विविध विषयों को आधार बना करके ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना करने वाले ये उनमें प्रमुख नाम वृंदावन लाल वर्मा का आता है। और इस तरह से इनके पराक्रम को देखते हुए एक नए स्वरूप को, नई दिशा को साहित्य जगत में प्रस्तुत करने की इनकी एक दृष्टि को देखते हुए इन्हें पराक्रम की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। और उपन्यास जगत के ये वॉल्टर स्कॉट के नाम से जाने जाते हैं। इनकी आत्मकथा है अपनी कहानी, जो 1972 में प्रकाशित हुई। और इस आत्मकथा में इन्होंने अपने जीवन संघर्षों को, अपने साहसी स्वभाव को, शिकारी प्रवृत्ति को, लेखन प्रेरणा, लेखन की स्रोत, लेखन की प्रेरणा उन्हें कैसे प्राप्त हुई, इन सब विषयों को लेखनीबद्ध किया है। तो जैसा इनका स्वभाव था, जैसी इनकी मनोवृत्ति थी, वह इनके लिखने में भी, लेखन में भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसी तरह से 1970 से 80 के दशक में जो अन्य आत्मकथाएं लिखी गई, उनमें भी महत्वपूर्ण है देवराज उपाध्याय द्वारा यौवन के द्वार पर, जो 1970 में लिखी गई। राम अवतार अरुण, इनके द्वारा रची गई आत्मकथा अरुणायन 1974 में। ऐसे ही कृष्णचंद्र ने आधे सफर की पूरी कहानी 1979 में। और बलराज साहनी जो फिल्मी अभिनेता रहे, क्योंकि उस समय फिल्मी अभिनेता भी अपनी फिल्मी आत्मकथा को लेकर के प्रस्तुत हुए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है बलराज साहनी द्वारा लिखित मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो 1974 में प्रकाशित हुई। 7वें 8वें दशक में हमने देखा 70 से 80 के दशक में जो आत्मकथाएं लिखी गई। फिर 8वें 9वें दशक में हम देखते हैं अनेक समालोचक, जो साहित्यिक जगत में आलोचना के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई थी, वे भी आत्मकथा के लेखन के क्षेत्र में आगे आए। और इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। सुप्रसिद्ध आलोचक रहे, मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक बहुत विस्तार में आत्मकथा लिखी घर की बात, जो 1983 में प्रकाशित हुई। और इस आत्मकथा में उनके पूरे परिवार का 100 वर्षों का इतिहास देखने को मिलता है। और ये आत्मकथा केवल रामविलास शर्मा जी के जीवन के अनुभवों का आधार ही नहीं है, केवल उनके पारिवारिक जीवन या पारिवारिक वातावरण को ही प्रस्तुत करने वाली नहीं है, अपितु एक भारतीय सामाजिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करने वाली आत्मकथा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा स्वयं इस आत्मकथा की भूमिका में कहते हैं कि घर की बात में वैज्ञानिक विवेचन कम, मानवीय संबंधों का चित्रण अधिक है। पत्र, संस्मरण, रेखा चित्र आदि अनेक विधाओं में प्रस्तुत की हुई सामग्री ललित गद्य लेखन की दिशा में एक प्रयोग है। इसमें कई पीढ़ियों के लेखक और वार्ताकार सम्मिलित हैं। तो शैली की दृष्टि से भी अंतर है, क्योंकि इसमें पत्र की शैली भी दिखाई देती है, संस्मरण शैली के भी तत्व हैं,
रेखा चित्र के तत्व भी दिखाई देते हैं। संस्मरण के रूप में जो इनके समकालीन, इनसे पूर्व के जो लेखक वार्ताकार हुए, उनको भी इसमें समाहित किया गया है। तो शिल्प की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। और रामविलास शर्मा जी का पूरा ध्यान मानवीय संबंधों के चित्रण पर रहा है। इसी तरह से इस 8वें-9वें दशक में शिव पूजन सहाय साहित्यकार हुए, जिन्होंने 1985 में मेरा जीवन इस नाम से आत्मकथा लिखी। और ये आत्मकथा वास्तव में आत्मकथा ना होकर के संस्मरण की कोटि में अधिक आती है, क्योंकि शिव पूजन सहाय जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अनेक साहित्यकारों की साहित्यिक घटनाओं का और प्रसंगों का पूरा एक प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। अपना तो व्यक्तिगत जीवन तो उनमें आया ही है, जो इनके समकालीन या इनके संपर्क में आए हुए विभिन्न साहित्यकार थे, उनके जीवन की विविध घटनाओं को भी, उनके जीवन से जुड़े हुए विविध प्रसंगों को भी प्रस्तुत किया है। और समय समय पर लिखे गए जो संस्मरण थे अपने समकालीन साहित्यकारों से जुड़े हुए, उन संस्मरणों को एक क्रमबद्ध रूप में, एक व्यवस्थित रूप में संकलित किया गया है आत्मकथा के रूप में। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आत्मकथा के साथ साथ संस्मरण विधा से अधिक जुड़ी हुई है। इसी तरह से एक अन्य साहित्यकार हुए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे। इन्होंने स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था, उसके प्रत्यक्ष साक्षी भी रहे, पत्रकार भी थे। और पत्रकार होते हुए जीवन के विविध संघर्षों को कैसे सहन करना पड़ा, क्योंकि पत्रकारिता उस समय अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही थी और साथ ही पत्रकारिता करना बड़ा जोखिम का कार्य भी था। विदेशी शासन सत्ता थी और उनके द्वारा कुछ भी लेख में या पत्रिका में ऐसा हो जो उनके विरुद्ध हो या उन्हें लगता था कि उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो वे पत्रिका या वो समाचार पत्र जब्त कर दिया जाता था, उसे बंद कर दिया जाता था। तो अनेक संघर्षों को सहन करते हुए, अनेक जोखिमों को उठाते हुए, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। और उस समय जिस संघर्षों से वे गुजरे, उसका बुरा लेखा इनकी आत्मकथा में मिलता है, तपती पगडंडियों पर पद यात्रा। पद यात्रा तपती पगडंडियों पर, ये उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के जीवन में जो अनेक चुनौतियां, अनेक संघर्ष है, उसका वर्णन है। मिश्र जी के तेजस्वी, सिद्धांतवादी और कर्मठ व्यक्तित्व के अनेक पक्ष इस आत्मकथा में उजागर हुए हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी समझौता नहीं किया परिस्थितियों से, शासक वर्ग के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, पूरे सिद्धांतवादी रहे और कर्मठ रहे। तो उनके व्यक्तित्व के ये विभिन्न पक्ष आत्मकथा में प्रस्तुत हुए हैं। इसी तरह से एक अन्य उपन्यासकार हुए, कथाकार हुए अमृतलाल नागर, जिन्होंने मानस का हंस उपन्यास की रचना की, खंजन नयन उपन्यास की रचना की। तो वही अमृतलाल नागर ने आत्मकथा अपनी लिखी टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में प्रकाशित हुई। इसमें आधुनिक सांस्कृतिक जागरण का पूरा एक जीवंत इतिहास मिलता है, क्योंकि इतिहास में जब तक संस्कृति नहीं जुड़ती, जब तक सांस्कृतिक परिवेश नहीं जोड़ता, जब तक तत्कालीन वातावरण नहीं जोड़ता, इतिहास अधूरा रहता है। और ये सब सामग्री इतिहास को इन आत्मकथाओं से, संस्मरणों से ही प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है। तो आधुनिक सांस्कृतिक जागरण का जीवंत इतिहास हमें इनकी आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान में मिलता है। अमृतलाल नागर जी ने स्वयं अपने इस आत्मकथा की भूमिका में लिखा कि मैं पत्थर पर उकेरी गई
ऐसी मूर्ति हूं जो कहीं कहीं छूट गई है। वस्तुतः जीवन की लंबी अवधि में समय समय पर अपने विषय में जो कुछ लिखा था उसे यहाँ संकलित कर दिया गया है। और नागर जी का अपना स्वभाव बड़ा फक्कड़ाना रहा। जो आया बिना लाग लपेट के स्पष्ट दो टूक बोल दिया। तो वही अंदाज उनकी आत्मकथा में भी दिखाई देता है। और आत्मकथा कैसी है? रोचक, मनोरंजक, कथा रस से परिपूर्ण है। एक कहानी की तरह पाठक उसको पढ़ता चला जाता है और पाठक उसके अंदर डूबता उतराता रहता चला। पाठक को कहीं ये अभाव नहीं, यही एहसास नहीं होता कि वे कोई आत्मकथा पढ़ रहा है। वे उसको एक कहानी के रूप में, एक उपन्यास के रूप में पढ़ता है। ऐसी रोचक है और पूरा फक्कड़ाना मस्ती के अंदाज में लिखी गई आत्मकथा है। इसी तरह से जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना के क्षेत्र में आए और आलोचक होते हुए उन्होंने आत्मकथा लिखी, उसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र जो सुप्रतिष्ठित आलोचक हैं, शिक्षक थे, काव्य शास्त्रज्ञ थे, जिन्होंने समालोचना के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी अर्धकथा, जो 1988 में प्रकाशित हुई। मित्रों, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आत्मकथा लिखना, अपने बारे में लिखना बड़ा जोखिम का, बड़ा चुनौतियों का काम होता है। जब हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकल रहा था, प्रेमचंद जी जिसका संपादन कर रहे थे, तो अनेक साहित्यकारों से कहा गया कि वे आत्मकथा इसमें दें। तो उस समय आत्मकथ्य के नाम से विभिन्न साहित्यकारों के संस्मरण या उनकी घटनाएं, उनके जीवन के विविध पक्ष वहां प्रस्तुत किए गए थे। और उस समय प्रसाद जी ने भी यही कहा था कि मैं अपने बारे में कैसे लिखूं। अगर मैं अपने बारे में कुछ लिखता हूं तो सुनकर लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, उपेक्षा करेंगे। तो अर्धकथा लिखते हुए डॉक्टर नगेंद्र के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार आए और उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा कि ये मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए उसने नाम ही अर्धकथानक दिया है। जीवन की पूरी कथा नहीं है कि पूरी कथा नहीं प्रस्तुत की जा सकती। तो ये एक उनकी सच्चाई प्रस्तुत हो रही है। उन्होंने स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं, आत्मस्वीकृति है उनकी कि ये मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। अर्थात उपर्युक्त 3 खंडों में मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। तो जो हमारे जीवन के अंतरंग पक्ष हैं, उनको आप बेबाकी से प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये लेखक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी आ जाती है और एक संकोच भी हो जाता है कि वे अपने जीवन की जो नितांत निजी हैं, उनको कैसे प्रस्तुत करें। तो डॉक्टर नगेंद्र की आत्मस्वीकृति है कि उन्होंने अपने केवल बहिरंग जीवन को ही प्रस्तुत किया है, अंतरंग जीवन को नहीं। इसी तरह से हिंदी साहित्य जगत के उत्तर आधुनिक काल में प्रसिद्ध कवि हुए, साहित्यकार हुए रामदरस मिश्र जी। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है सहचर है समय, 1991 में प्रकाशित हुई है। इसके 4 खंड हैं। पहला खंड जबकि बहुत पहले प्रकाशित हो गया था 1984 में, जहां मैं खड़ा हूं। फिर उसके बाद एक अंतराल के बाद उन्होंने उसमें अन्य अंश भी जोड़ते हुए रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन और उत्तर पाठ, ये 4 खंडों में सहचर है समय इस शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। और इस सहचर है समय में उन्होंने जिस प्रकार से अपने ग्रामीण परिवेश से निकल कर के और विभिन्न संघर्षों के रास्ते अपने जीवन का लक्ष्य तलाश किया, उस एक साहित्यकार का अनुभव संसार वर्णित हुआ है। इस आत्मकथा को पढ़ने से एक वर्तमान समाज का एक अन्य पक्ष भी उभर करके आता है
कि किस तरह से लोग ग्रामीण परिवेश से कटते चले जा रहे हैं और महानगरीय सभ्यता की ओर, महानगरीय आकर्षण की ओर प्रेरित होकर के महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और एक और ग्रामीण परिवेश का पूरा एक स्वाभाविक चित्र भी प्रस्तुत हो गया है। और ये आत्मकथा आज के भारत के सामान्य आदमी के जीवन का पूरा एक साक्षात दस्तावेज प्रस्तुत करती है। इसी आत्मकथा लेखन की हम बात कर रहे हैं, तो आत्मकथा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हिंदी साहित्य में हुए। मूलतः तो यही माना जाता है कि आत्मकथा व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है। ये एक पारंपरिक तरीका था जो विभिन्न आत्मकथाकारों ने अपने बारे में लिखा, अपने जीवन के विभिन्न पक्षों को, जीवन के संघर्षों को, जीवन के अनुभवों को प्रस्तुत किया। परंतु इसके साथ साथ इस क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए कि आत्मकथा व्यक्ति द्वारा स्वयं ना लिखी जा करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी आत्मकथा लिखी गई। और इसका प्रारंभ किया कमलेश्वर ने। उन्होंने गर्दिश के दिन नाम से 1980 में संपादन किया और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित किया। आत्मकथाकार केवल अपने बारे में लिखता है, पर कमलेश्वर जी एक नवीन प्रयोग करते हुए 12 रचनाकारों के उनके जीवन के जो विभिन्न पक्ष थे, उनके द्वारा जो विभिन्न संस्मरण लिखे गए थे या उनकी जीवन की जो विविध घटनाएं थी, उनके पत्र आदि थे, उनका संग्रह करके उनकी आत्मकथ्यों को प्रस्तुत किया। रचनाकारों ने अपने जीवन की जो संघर्षकालीन मानसिकता थी उसका उद्घाटन उनमें किया था और जिनका संकलन कमलेश्वर द्वारा किया गया। इसी प्रयोग को और आगे बढ़ाया श्री विष्णुदत्त शर्मा ने। उन्होंने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। मुक्तिबोध की आत्मकथा मुक्तिबोध द्वारा नहीं लिखी गई है, वे लिखी गई है विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा। और उसकी भूमिका में वे स्पष्ट करते हैं कि स्वर्गीय पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा ने मुझे मुक्तिबोध के रचनाकार की भीतरी और बाहरी तथा चेतना के स्तर पर त्रिभुजाकार संश्लिष्ट प्रक्रियाओं के कौशल को पहचानने का गुण सिखाया है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि से एक व्यक्ति कैसे देशव्यापी चरित्र में रूपांतरित होता है, यह मैंने सीखा है। तो इस आत्मकथा की प्रेरणा विष्णुचंद्र शर्मा जी को किससे मिली? एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाणभट्ट की आत्मकथा से, और दूसरी मिली प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास से, और साथ ही फ्रांसीसी जीवनी लेखक हेनरी ट्रॉयट की जीवनी टॉल्स्टॉय ने मुझे मुक्तिबोध के लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और जीवन को बदलने की रचना प्रक्रिया का पाठ पढ़ाया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने मुक्तिबोध की आत्मकथा के रूप में उपन्यास लिखा है। मैंने परंपरा से हटकर मुक्तिबोध की विश्वसनीय जीवनी लिखने की ही कोशिश की है। तो इस तरह से आत्मकथा के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में नवीन प्रयोग हुए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी द्वारा, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में रहे, अध्यक्ष के रूप में रहे और एक प्रतिष्ठित समालोचक हैं, उन्होंने निराला की आत्मकथा 1970 में लिखी। निराला द्वारा नहीं लिखी गई है, निराला के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को आधार बनाकर, निराला से जुड़े हुए संस्मरणों का संकलन करके, उनकी घटनाओं का संग्रह करके और उनके व्यक्तित्व को आधार बनाते हुए, उनकी मानसिकता को आधार बनाते हुए प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने भी ये एक नवीन प्रयोग करते हुए निराला की आत्मकथा लिखी। तो ये तो जो हिंदी साहित्य में आत्मकथा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए उनकी बात करते हैं। कुछ जो प्रमुख आत्मकथाकार थे
और उनकी आत्मकथाओं की चर्चा अभी हमने की। इसके अलावा अन्य अनेक आत्मकथाएं लिखी गई आत्मकथाकारों द्वारा। अद्यतन तो हम अद्यतन जो आत्मकथाएं लिखी गई उसका एक संक्षेप में परिचय आपके सामने रखते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन ने राख से लपटे 1984 में लिखी। इसी तरह से हंसराज रहबर, इनकी आत्मकथा भी काफी प्रसिद्ध हुई। मेरे साथ जन्म 3 खंडों में है जो 1986 में प्रकाशित हुई। इसी तरह से यशपाल जैन ने मेरी जीवन धारा 1987 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध है, जिनकी मैला अंचल परती परिकथा, तीसरी कसम आदि कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई, जिस पर फिल्म भी बनी है। उन्होंने अपने जीवन के आधार बनाते हुए आत्म परिचय नाम से 1988 में आत्मकथा लिखी। इसी तरह से गोपाल प्रसाद व्यास, उन्होंने कहो व्यास कैसे कटी इस नाम से आत्मकथा लिखी जो 1994 में प्रकाशित हुई। इसी तरह से प्रसिद्ध कहानीकार रविंद्र कालिया, जिन्होंने अपनी आत्मकथा गालिब छूटी शराब 2000 में प्रकाशित हुई है। ऐसे ही सुप्रसिद्ध संपादक, हंस पत्रिका के संपादक रहे, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र यादव, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी मुड़ मुड़ कर देखता हूं जो 2001 में प्रकाशित हुई। इसी तरह से अखिलेश जी ने वह जो यथार्थ था 2001 में आत्मकथा लिखी। भीष्म साहनी जो प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार हुए, और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी आज के अतीत जो 2003 में प्रकाशित हुई। ऐसे ही सुप्रसिद्ध नाटककार विष्णु प्रभाकर, उन्होंने अपनी आत्मकथा 3 भागों में 3 शीर्षकों में लिखी, पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, जो 2004 में प्रकाशित हुई। इसी तरह से कन्हैयालाल नंदन, जिनकी आत्मकथा है एक अंतहीन तलाश, जो 2007 में प्रकाशित हुई। ऐसे ही देवेश ठाकुर ने आत्मकथा लिखी गुजरा कहां कहां से 2007 में। एक मित्रों, आपने बात अनुभव की होगी कि पहले आत्मकथा जब लिखी जाती थी तो उसको नाम आत्मकथा, अर्धकथा, आत्मनिरीक्षण, आत्म परिचय, इस तरह के नाम दिए जाते थे। पर 2000 के बाद जो आत्मकथाएं लिखी गई, विशेष रूप से 1990 के बाद की जो आत्मकथाएं हैं, वहां नाम, शीर्षक जो हैं वे भी सांकेतिक रखे गए। जैसे रविंद्र कालिया ने गालिब छूटी शराब लिखा, कहीं आत्मकथा शब्द नहीं आया है। ऐसे ही राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ कर देखता हूं, मतलब अपने अतीत की ओर, अपनी स्मृतियों की ओर वापस मुड़ करके देखना। ऐसे ही अखिलेश जी ने जो नाम दिया वह जो यथार्थ था। विष्णु प्रभाकर ने 3 नाम दिए, पर तीनों ही ऐसे नाम है जो आत्मकथा शब्द या आत्मनिरीक्षण या अपने बारे में कहीं ऐसा नहीं प्रकट। पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया, इस तरह के नाम दिए। तो जैसे देवेश ठाकुर गुजरा कहां कहां से, अपने अतीत में हमने जीवन संघर्ष करते हुए कहां कहां किस रूप में गुजरे, किन किन स्थितियों को, परिस्थितियों को पार किया। तो सांकेतिक नामकरण करने की भी प्रवृत्ति हमें आधुनिक काल में आत्मकथाकारों की दिखाई देती है। तो इस तरह से आत्मकथा का प्रारंभ जो बनारसी दास जैन की अर्धकथा से प्रारंभ होते हुए 2007 तक, 2008 तक निरंतर चलता रहा है। और वर्तमान में उत्तराधुनिक काल में विमर्शों का काल है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, अब आजकल तो किन्नर विमर्श और आदिवासी विमर्श, ये नए विमर्श प्रारंभ हो गए हैं। तो साहित्य लेखन में आत्मकथाएं लेखन कार्य का प्रारंभ तो पुरुषों द्वारा किया गया था। अभी तक हमने जितने भी आत्मकथाकारों की बात की,
आत्मकथाओं की बात की, वे पुरुष समाज द्वारा लिखी गई थी, पुरुष साहित्यकारों द्वारा लिखी गई थी। पर जब महिलाएं भी आत्मकथा लेखन के क्षेत्र में आगे आईं, तो उन्होंने भी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया। और वहां हम देखते हैं अमृता प्रीतम ने रसीदी टिकट नाम से पंजाबी में आत्मकथा लिखी, जिसका फिर बाद में हिंदी में भी अनुवाद हुआ, जो मौलिक की तरह ही लगता है, बड़ी प्रसिद्ध। इसी तरह से अन्य महिला कहानीकार, महिला कथाकार, जो महिला साहित्यकार थी, उषा प्रेमवदा थी, मन्नू भंडारी थी, चंद्रकिरण सोनरक्षा आदि, तो अनेक महिलाएं भी आत्मकथा लेखन की ओर आगे बढ़ती हैं। इसी तरह से जो दलित साहित्य विमर्श की एक अलग वर्ग बन गया, तो दलित साहित्यकारों द्वारा भी अपनी आत्मकथाएं लिखी गई। जैसे शिवराज सिंह बेचार ने मेरा बचपन मेरे कंधों पर लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन नाम से आत्मकथा लिखी, तुलसीराम ने मुर्दैया नाम से आत्मकथा लिखी। तो 2013 तक हम देखते हैं दलित साहित्यकारों द्वारा भी अपने जीवन के संघर्षों को आधार बनाते हुए किस तरह से उन्होंने शोषण युक्त जीवन व्यतीत करते हुए वर्तमान समाज को, वर्तमान समय को प्राप्त किया या जीवन में एक मुकाम को प्राप्त किया, तो वो दलित साहित्यकारों द्वारा भी आत्मकथाएं लेखन किया गया। तो इस तरह से मित्रों, हमने आज बात की स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आत्मकथाओं की, और आत्मकथाओं में शिल्पगत कौन से नवीन प्रयोग हुए और उनकी क्या विशेषताएं रही, इस पर आज हमारी चर्चा रही। नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।